लड़की ने कहा और मैं हैरत से उसके दिलचस्प गुफ्तगू सुनता रहा। तुम्हारे मम्मी डैडी को ये बात मालूम है कि तुम्हारे ख्वाब सच्चे होते हैं? मैंने पूछा। हाँ, वो मेरे ख्वाबों से बहुत खौफजदा रहते हैं, मगर मैं उन्हें खौफजदा करने के लिए शरारतें करती रहती हूँ। मसलन वो किसी तफरीह प्रोग्राम पर जाते हैं और मुझे साथ ले जाने का प्रोग्राम नहीं होता तो मैं अपनी तरफ से कोई ख्वाब सुना देती हूँ। बस फिर क्या मजाल के वो जाएं। ऐसी ही दूसरी शरारतें। वह हंस पड़ी। मैं भी उसकी हंसी में शरीक हो गया था। आप भी ख्वाब देखते हैं अंकल? नहीं बेटे, हमें ख्वाब देखने का वक्त ही नहीं मिलता। ओह, तो क्या आप रात को सोते भी नहीं? जहाज की हिफाजत जो करना होती है। और आप तो बिल्कुल नहीं सोएंगे क्योंकि तुमने अपना ख्वाब जो सुना दिया, तो आप भी खौफजदा हो गए। हाँ, मैंने जवाब दिया और खिलखिलाकर वो हंस पड़ी। लेकिन यकीन करें अंकल, मैंने आपसे शरारत नहीं की है, मैंने वाकई ऐसा ख्वाब देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? टीना। मेरे डैडी का नाम ग्राहम और मम्मी का शैनी है। और आपका नाम क्या है? गोल्ड। मैंने जवाब दिया। ओह मेरे खुदा, आपका नाम कितना दुरुस्त है। आप बहुत खूबसूरत हैं अंकल, बिल्कुल गोल्ड के मालिक। आप मुझे बहुत पसंद हैं। शुक्रिया टीना। देखो, शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। मैंने खूबसूरत औरत की तरफ इशारा करके कहा जो इशारे से मुझसे कह रही थी कि लड़की को मुतवज्जा करूं। टीना ने भी उसकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ रुक करके बोली, ओके अंकल, मैं आपके पास भी आऊंगी। हम दोनों दोस्ती कर लें। मैं आपसे जहाज के सफर के बारे में बातें किया करूंगी। ठीक है, हम दोस्त हैं, मैंने कहा और उसने अपना नन्हा सा हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने प्यार से उसका हाथ थामा और वो मुझे खुदा हाफिज कहकर अपनी मम्मी की तरफ चली गई। जाते हुए नन्हे से वजूद को मैंने प्यार भरी निगाहों से देखा। बच्चे हसीन और खूबसूरत बच्चे इससे कबल लाखों बार मेरे सामने आए थे, लेकिन मैंने इतनी गहरी निगाहों से उन्हें कभी नहीं देखा था। इसकी वजह शायद ये हो कि इनकी ज़ात से, इनकी मासूम ज़ात से कोई कहानी वाबस्ता नहीं होती। इनका मासूम वजूद निगाहों के करीब से गुजर जाता है, बस वो काबिल जिक्र नहीं रहते। मेरे ख्याल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अब तक मेरी किसी कहानी का किरदार बन सका हो, लेकिन इस हसीन शक्ल की मासूम सी बच्ची ने मेरी दास्तान हयात में अपना किरदार शामिल कर दिया था और मैंने इस किरदार को पसंदीदगी की निगाह से देखा था। उस वक्त जब मैंने उस दौर के लोगों से अपने दिल में नफरत और बेजारी के सिवा कुछ नहीं पाया था, ये नन्ही सी बच्ची मेरी तवज्जो का मरकज बन गई थी। मैंने उसके मासूम ख्वाब के बारे में सोचा और इस वक्त देर तक इस पर गौर करता रहा, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक मासूम से खौफ के सिवा और कुछ नहीं था। दूसरी सुबह मैं हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरी जिस्मानी साख्त और मजबूती को मद्देनिगाह रखते हुए ऐसे ही काम मेरे सपुर्द किए जाते थे जो सख्त मेहनत तलब हों। मेरे साथ काम करने वाले भी मेरी तरह मजबूत लोग थे। इन लोगों ने कई बार ड्यूटी इंचार्ज से शिकायत की कि इनसे दूसरों की निस्बत ज्यादा मुशक्कत ली जाती है, लेकिन मैंने ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं की। आज भी एक छोटा सा वाकया पेश आया। 4 आदमियों के सुपुर्द एक मोटी जंजीर को हटाने का काम किया गया था, लेकिन उन्होंने शायद इनकार कर दिया। मुझसे थोड़े फासले पर ड्यूटी इंचार्ज के और उनके दरमियान झकझक हो रही थी। फिर वो काम छोड़कर चले गए और इंचार्ज बेचारा देखता रह गया। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे वो मुस्कुराने लगे। तब ड्यूटी इंचार्ज ने मुझे इशारा किया और मैं उसके करीब पहुंच गया। ये जंजीर यहाँ से हटानी है, क्या तुम्हें भी इसमें एतराज है? नहीं जनाब, मैंने जवाब दिया। मेरे साथी वहां से खिसक गए थे। तब तुम यहाँ रुको, मैं दूसरे लोगों को लाता हूँ। जंजीर कहाँ पहुंचानी है? इस किनारे पर लाइफ बोट के नीचे, उसने कहा और आगे बढ़ गया। मैंने दूसरों का इंतजार फजूल समझा। इतना सा काम था, इस वक्त कतई खुद नुमाई मकसूद नहीं थी। अब किसी खास बात का एहसास नहीं रहा था, इसलिए मैंने वजनी जंजीर उठाई और उसे लाइफ बोट के नीचे रख दिया। कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। उसके बाद मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। ड्यूटी इंचार्ज वापस आया, उसके साथ 3 खुलासी और थे, लेकिन नजदीक पहुंचकर वो हैरान रह गया। अरे जंजीर किसने उठाई? मैंने वहां रख दिया जनाब, आपने वही जगह बताई थी ना। तनहा? इंचार्ज ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, ज्यादा वजन नहीं था। माय गॉड, वो जंजीर वजन ही नहीं है और तुमने उसे तनहा उठा कर रख दिया। इसका मतलब है कि तुम बेपनाह ताकतवर आदमी हो। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। कप्तान से कहकर तुम्हें मल्लाहों के साथ लगवा दूंगा। शुक्रिया जनाब, मैंने लापरवाही से कहा। दूसरे खुलासी भी मुझे ताज्जुब से देखते रहे थे। इंचार्ज चला गया। दोपहर को छुट्टी हुई। खाने के बाद मैं अपनी मासूम दोस्त की तलाश में निकल आया और जब वो मुझे बाहर नजर नहीं आई तो मैं उसके कैबिन पर पहुंच गया। दस्तक देने पर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला उस लड़की का बाप था जो मुझे देखकर खुश इखलाकी से मुस्कुरा दिया। हेलो जनाब, कैसे हैं आप? उसने पूछा। ठीक हूँ, अपनी दोस्त टीना से मिलने आया हूँ। क्या मुझे टीना से मिलने की इजाजत देंगे? मैंने पूछा और उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए मुझे अंदर आने के लिए जगह दे दी। वो तो सुबह से आपको जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश करती फिरी है और आपके ना मिलने से उदास हो गई है। ग्राहम ने कहा। कौन है डैड? टीना ने बिस्तर से गर्दन उठाकर पूछा और मुझ पर निगाह पड़ते ही उठकर बैठ गई, लेकिन फिर उसने चेहरे पर नाराजगी के आसार पैदा कर लिए। अब तुम्हारी सुबह हुई है
तुम्हें पता है देर से जागने वालों की सेहत कितनी खराब हो जाती है? उसने कहा और हम सब हंस पड़े। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटे, लेकिन तुम्हारे अंकल तो बहुत सुबह जाग जाते हैं। हमारी तुम्हारी तरह वो जहाज के मुसाफिर नहीं है, बल्कि इस पर काम करते हैं ना। फिर भी मैं इनसे नाराज हूँ। ये मुझे मिलने क्यों नहीं आए? कल से मैं सुबह उठकर सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा टीना, वादा। मैंने उसके नजदीक पहुंचकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, थैंक यू अंकल। इसके अलावा मुझे आपका कैबिन भी नहीं मालूम। मैंने बहुत सी जगहों पर आपको तलाश किया था। मैं टीना के पास बैठ गया। गराम की बीवी शैनी ने मुझे चाय पेश की। थोड़ी देर के बाद टीना मेरे साथ बाहर निकल आई और मैं उसे जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराता रहा। वो बहुत खुश थी, मैं भी खुश था। फिर जहाज पर रोशनी हुई तो मैं टीना को उसके कैबिन में छोड़ आया। इस बेलोस और बेगर्ज मोहब्बत के बारे में देर तक मैं सोचता रहा। जहाज का सफर खत्म हो जाएगा और टीना की मंजिल आ जाएगी। मासूम लड़की मुझसे बिछड़ने के बाद यकीनन मुझे याद करेगी, लेकिन ये तो गर्दिशे लैलो नहार का पुराना दस्तूर है। कौन सी नई बात है? हाँ, टीना की इस मुख्तसर साथ ने वक्ती तौर पर दिलचस्पियां पैदा कर दी थी। इसके जाने के बाद भी मैं काफी देर तक समंदर की तारीकी में निगाहें जमाए किसी बेनाम सी शय को घूरता रहा और फिर अपने कैबिन की तरफ चल दिया। दूसरे खुलासी नीम गानूदगी के आलम में अपनी अपनी जगह पर लेटे हुए थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी गुंजाइश से ज्यादा शराब पी ली थी और इनका अंदाज बहका बहका था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और चित लेटा कैबिन की छत को घूरता रहा। इस अंदाज में नीम गानूदगी की सी कैफियत पैदा होगी और फिर शायद मैं सो गया। सोए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफातन किसी वजह से आंख खुल गई। सुबह सही अंदाजा नहीं लगा पाया था कि आंख खुल जाने की वजह क्या हो सकती है, लेकिन मेरा एक साथी बुड़बड़ाता हुआ अपनी जगह से उठा। वो बिस्तर से गिर पड़ा था। ये कैसा झटका है? न जाने जहाज को कैसा झटका लगा है, उसने ख्वाबीदा सी आवाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त मुझे एहसास हुआ जैसे कैबिन के बाहर हल्के हल्के शोर की आवाजें बुलंद हो रही हूँ। फिर ये आवाजें वाजे से वाजे तर होती जा रही थी। तब मेरे एक साथी ने खौफजदा लहजे में कहा, ये शोर कैसा है? ये सब क्या है? मैं शोर की आवाजें सुनकर अब ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो गया था। चुनाचे बर्क रफ्तारी से मैं कैबिन की जानिब बढ़ा और यूं ही मैंने कैबिन का दरवाजा खोला, सर्द हवाओं के झोंके अंदर आने लगे और मेरे साथी जोर से चिल्लाए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। लेकिन बाहर का शोर भी बहुत ज्यादा हो गया था। चुनाचे मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैंने महसूस किया कि जहाज की रफ्तार बेहद सुस्त है और इनके इंजन भी खामोश हैं। मैं तारीक राहदारी में आगे दौड़ पड़ा और फिर शोर मचाने, चीखने और रोने वालों की मिली जुली आवाजें तेज से तेज तर होती चली गईं। लोग बुलंद आवाज से चीख रहे थे, आग आग। और अचानक ही मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा। मैं सुन्न होकर रह गया था। मुझे टीना का ख्वाब याद आया। उसने कहा था कि इसके ख्वाब सच्चे होते हैं और उसने इस आग की निशानदही की थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने सोचा, लेकिन इस वक्त ये सारी बातें सोचने का मौका नहीं था। मैं फौरन ही आगे बढ़ा। दर्जा अव्वल की जानिब से आग के बड़े बड़े शोले और धुएं के मरगोले उठते हुए महसूस हो रहे थे। दरवाजों के खुलने बंद होने और मुसाफिरों की बदहवासी में दौड़ने की आवाजें मेरे कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। चंद मिनट तक मैं पत्थर के बुत की मानिते आग के शोलों और धुएं को तकता रहा। टीना के अल्फाज मेरे जहन में बुरी तरह चुभ रहे थे। फिर मैं बदहवास होकर आगे भागा, लेकिन इतनी देर में सारे जहाज में आग लग चुकी थी और हर तरफ से लोग पागलों की तरह चीख चिल्ला रहे थे। हर तरफ गुल पाड़ा और चीखों पुकार का आलम था। अंधेरे में लोग एक दूसरे से टकराते, ठोकरें खाते और गिरते सारे जहाज में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भागे फिर रहे थे। मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बच्चे को कंधे पर बिठाए मेरे नजदीक से गुजरा। बच्चा आंखें बंद किए सो रहा था। यकायक बूढ़े का पैर लुढ़का और बच्चा धड़ाम से नीचे गिर गया। बच्चे की चीखों पुकार और बूढ़े की हाय मेरे कानों के पर्दे फाड़ती हुई गुजर गई। इस वक्त नफ्सा नफ्सी का ऐसा आलम था कि किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। एक लम्हे के लिए मैं उसे संभालने के लिए पीछे हटा ही था कि बहुत से आदमियों का रेला आया और बूढ़ा उसमें कुचल कर रह गया। मैं भी कहीं का कहीं जा निकला था। हर शख्स एक दूसरे से घबरा कर पूछ रहा था कि क्या हो गया है, क्या बात है, क्या यह जहाज डूब रहा है या जहाज में आग लग गई है। मेरे कानों में मुख्तलिफ निस्वानी और मर्दाना आवाजें गूंज रही थी। लोग अपने अपने साथियों को पुकार रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। ऐसा खौफनाक माहौल और ऐसा अजीब मंजर था कि मैं उसे आज तक नहीं भूल चुका हूँ। अमले के लोग मुसाफिरों से बेनियाज आग बुझाने में मसरूफ थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी मेरी भी है, चुनांचे मैं भी उनमें शामिल हो गया। लेकिन तेज हवा के सामने हमारी कोई तरकीब कारगर साबित न हो रही थी। आग के शोले लहजा बलहजा बुलंद होते जा रहे थे और इनकी तपश बढ़ती ही जा रही थी। आग जहाज के दरमियानी हिस्से में लगी थी और रात के इस हिस्से में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे समंदर के सीने पर एक बड़ा अलाव रोशन कर दिया गया हो। आग जिस तेजी से बढ़ रही थी, मुसाफिरों में इसी कदर तेजी से बेचैनी बढ़ रही थी। अब हर इम्तियाज मिट चुका था और सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता इधर उधर भाग रहे थे। किसी के ज़हन में कोई मकसद नहीं था। वो लोग नहीं जानते थे कि यहाँ आग से बचने के लिए कौन सी पनाहगाह है और इन रोने वालों में औरतों और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं परेशानी के आलम में एक जानिब खड़ा हो गया। हालांकि दूसरे खुलासी अब भी दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे।
हालांकि वो जानते थे कि इनकी सारी कोशिशें अहमकाना हैं और जहाज की आग पर इस तरह काबू नहीं पाया जा सकता। खुद मैं भी शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। आखिर में कितने लोगों को बचा सकता था। दफातन मुझे अपने कानों में एक दिलदोज चीख सुनाई दी। एक शख्स खून में लथपथ कहीं से आकर मेरे सामने गिर गया था। मैंने झुककर उसे उठाया और एक तरफ ले गया। मैं जख्मी हो गया। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन इसे कबल के मैं कुछ कहता, बहुत से लोग दौड़ते हुए आए। मैं दीवार से जा टिका था, लेकिन जख्मी होने वाला इनके पैरों के नीचे गायब हो गया था। कुछ नहीं किया जा सकता था। इस वक्त किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैं एक तरफ सिमट गया। लोगों के बेकाबू हजूम में हाथ पांव हिलाने की कोशिश बेसूद थी और इससे कोई फायदा भी नहीं था। लेकिन आग किस तरह लगी, ये बात इस वक्त कौन बताता। जहाज के माइक पर बुलंद आवाज में ऐलानात हो रहे थे। कप्तान चीख चीख कर लोगों को पुरस्कून रहने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था कि लोग अर्शे पर पहुंच जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं और इसके बाद इन्हें किश्तियों के जरिए समंदर में उतारा जाएगा। लेकिन कोई इस आवाज की जानिब तवज्जो नहीं दे रहा था। लोग किश्तियों की तरफ दौड़ पड़े थे। मैंने भी अर्शा का रुख किया और यहाँ के खौफनाक मनाजर देखे। बेचारी औरतें बच्चों को कंधों पर उठाए लोगों के हजूम में धक्के खाती फिर रही थीं। बच्चे चीख चीख कर रो रहे थे। इन औरतों के साथ इनके मर्द भी थे, जिन्हें हजूम से बचाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। इनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह इन्हें किश्तियों पर बिठा दें, लेकिन ऊपर बंधी हुई किश्तियों में औरतों का चढ़ना भी मुश्किल था। वो फिसल फिसल कर नीचे गिर रही थीं और जख्मी हो रही थीं। इसी कोशिश में बहुत सी औरतें और बच्चे समंदर में गिर गए थे, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिश कौन करता। यह तरक्की याफ्ता इंसान है जिसने जमीन, फिजा और समंदर तस्खीर कर लिए हैं। फिर एक खौफनाक मंजर निगाहों के सामने आ गया। मर्दों और औरतों से कचाकच भरी हुई किश्तियों के रस्ते टूट गए और वो समंदर में जा गिरी। फलक शगाफ चीखों से कयामत का मंजर पैदा हो गया। मैं बेख्तियार लोहे के कटहरे की तरह बढ़ा और नीचे झांकने लगा। लोग समंदर में गोते खाकर गर्क हो रहे थे। समुद्री मछलियों के गौल जहाज के नजदीक जमा हो गए थे और बर्क रफ्तारी से लपक लपक कर इंसान का शिकार कर रहे थे। इनमें बड़ी बड़ी शार्क मछलियां भी थीं, जो अपने तेज दांतों से इंसानी आज़ा को इनके जिस्मों से अलहदा करके मुंह में दबाए दौड़ जाती थीं और इन्हें मैदे में उतार कर फिर वापस आ जाती थीं। मैंने बड़े बड़े खौफनाक मनाजर देखे थे, लेकिन इंसानी जिंदगी की ये बेबसी इससे कबल देखने में नहीं आई थी। दूसरी तरफ आग के शोले तेजी से पूरे जहाज पर फैलते जा रहे थे और जहाज का अमला अब खुद अपनी जान बचाने में मसरूफ हो गया था। इसे यकीन हो गया था कि अब जहाज की आग पर काबू पाना नामुमकिन है, इसलिए वो सर्द पड़ गए थे। जिंदगी किसी अजीज न थी, इन्हें अपनी जान बचाने की फिक्र भी थी। आग अब गालिबन जहाज के इंजन रूम तक पहुंच चुकी थी। पहला खौफनाक धमाका हुआ और जहाज किसी पत्ते की तरह लरस गया। अर्शा पर खड़े बेशुमार लोग समंदर में जा गिरे। चीखों की आवाजें और बढ़ गईं। इनमें से कोई इस आग से नहीं बच सकेगा। मैंने आग के उस अजीम शान अलाव को देखते हुए कहा और फिर दफातन मेरे ज़हन में एक बर्क सी कूदी। टीना मेरी दोस्त, मेरे ज़हन में हेजान बर्पा हो गया। ये सब मेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन मैं इनमें से किस किस को बचा सकता था। लेकिन टीना। दूसरे लम्हे मेरे बदन में बिजलियां भर गईं और मेरे हल्क से एक बेख्तियार आवाज निकली, टीना। और मैं दीवानों की मानिद लोगों के हजूम को अपने ताकतवर हाथों से धकेलता हुआ उस तरफ भागा जहां उसका कैबिन था। कैबिनों के सामने आग का समंदर ठाठे मार रहा था, लेकिन भला आग की परवाह किसे थी। मैं इसमें गुजर कर दूसरी तरफ पहुंच गया और टीना का कैबिन तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं कैबिन में घुस गया और बेचैन निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर मेरा दिल धक से रह गया। ग्राहम और उसकी बीवी शैनी मौजूद नहीं थे, लेकिन टीना बिस्तर पर पांव लटकाए बैठी थी। आग की तपिश यहां भी शदीद थी और टीना के चेहरे पर खौफ के आसार मुंजमन थे। दूसरे लम्हे में उसके करीब पहुंच गया और टीना ने निगाहें उठाकर मुझे देखा। अंकल, वो सरगोशी के से अंदाज बोली। आग लग गई ना? इस वक्त मुझे उसके मासूम अंदाज पर बेख्तियार प्यार आ गया। तुम्हारा अंकल मौजूद है बेटे, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने कहा और चारों तरफ देखने लगा। मेरा मोटा लिबास आग से बच गया था, लेकिन टीना का लिबास नहीं बच सकता था, क्योंकि उसे आग के समंदर से गुजरना था। इसलिए उसके लिए कोई इंतजाम जरूरी था। ग्राम का सामान मौजूद था और अभी तक आग से महफूज था। चुनाचे मैंने उसका एक सूटकेस तोड़ दिया और इसमें से बहुत से कपड़े निकाल दिए। फिर बाथरूम में जाकर मैंने पानी के नल खोले और इन सारे कपड़ों को पानी में पूरी तरह भिगो लिया। इसके बाद मैंने ये सारे कपड़े टीना के बदन के गिर्द लपेट दिए। उसका सर और चेहरा खूब अच्छी तरह ढक लिया। टीना अपनी मासूम आंखों से मुझे देखने लगी। जब मैंने उसका मुंह छुपाया तो उसने कलबलाने की कोशिश की। अंकल, आप मेरा मुंह क्यों ढक रहे हैं? उसने पूछा। बस एक साथ के लिए टीना, मैंने कहा। इसी वक्त खौफनाक धमाका हुआ और मैंने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। इसके बाद मैं कैबिन से बाहर निकल आया। आग अब पूरे जहाज को लपेट में ले चुकी थी। मैं उतरने लगा। टीना को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकता था। तब मैं अर्शा पर आ गया। लातादाद किश्तियां इंसानों को लेकर जहाज से दूर हो चुकी थीं, लेकिन अब भी जहाज पर बेशुमार लोग थे जो दर्दनाक आवाजों से चीख रहे थे।
कोई किश्ती नहीं बची थी, लेकिन टीना की जिंदगी के लिए बहुत कुछ जरूरी था। मैंने टीना का चेहरा खोल लिया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मुझे उसके वालिदैन पर हैरत थी। उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और उसे छोड़ गए थे। बहरहाल मेरी निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थी और फिर जहाज का एक हिस्सा मेरी निगाहों का मरकज बन गया। जीना था जो नीचे इंजन रूम की तरफ जाता था। इस पर एक सफेद मजबूत कटहरा बना हुआ था जिसकी चौड़ाई 4.5 फुट से कम नहीं होगी। आग अभी यहां तक नहीं पहुंची थी। चुनाचे में टीना को लिए हुए उस जगह पहुंच गया और फिर इसे नीचे उतार दिया। अब क्या करें अंकल? टीना ने नहायत इत्मीनान से पूछा। इस मासूम बच्ची को नहीं मालूम था कि सूरत-ए-हाल किस कदर खौफनाक है और वो जिंदगी और मौत के कौन से मोड़ पर खड़ी हुई है। बहर सूरत में उसे बचाने का तहैया कर चुका था। दूसरे लम्हे मैंने तख्ते पर दोनों हाथ रख दिया और फिर पीछे हटकर एक जोरदार लात इसमें रसीद की। इंतहाई मजबूती से बना हुआ यह तख्ता मेरे पहले वार में नहीं उखड़ा था, लेकिन भला यह कैसे मुमकिन था? मैंने दोबारा पूरी कुव्वत से इसको पकड़कर एक जोरदार पांव की जरब उसे लगाई और तख्ता अपनी जगह से उखड़ गया। मैंने इस लम्हे शैतीर को अपने मजबूत हाथों में जकड़कर उठा लिया और टीना ताज्जुब से मुझे देखती रह गई। कमाल है अंकल, आप तो बेहद ताकतवर हैं, उसने पुरमुसरत आवाज में कहा और मुझे उस वक्त उसकी इस मासूम बात पर हंसी आ गई। बहर सूरत मैंने तख्ता बगल में दबाया और उसे लेकर जहाज के एक ऐसे हिस्से की जानिब चल पड़ा जिस तरफ लोगों का हजूम कम था। टीना मेरे साथ थी। तब मैंने अर्शे के नजदीक पहुंचकर नीचे झांका। समंदर खासी गहराई में था, तहम मैंने तख्ता उसमें उछाल दिया। वैसे मुझे खतरा था कि कहीं दूसरे लोग इसे न पकड़ लें, लेकिन जब तक लोगों ने इस जानिब तवज्जो की मैं समंदर में कूद चुका था। टीना की दहशत ज़दा चीख सुनाई थी, लेकिन दूसरे लम्हे में तख्ते पर पांव जमाने में कामयाब हो गया। तख्ता पानी की गहराइयों में गया था, लेकिन फिर उबर आया और उसके बाद मैं टीना को लेकर उस पर बैठ गया। मेरी ख्वाहिश थी एक और फर्द यहाँ पहुंच जाए ताकि मैं इसकी जान भी बचा सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। अब अर्शे के जलते हुए टुकड़े समंदर में गिर रहे थे और इस तरफ भी कोई जलता हुआ शैतीर नीचे गिर सकता था। चुनाचे मैंने पांव के जोर से तख्ते को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और तख्ता जहाज से दूर होने लगा। जहाज हमारे नजदीक ही था, लेकिन मेरी कोशिश से फासला पैदा होता जा रहा था। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी भी तौर जहाज से जल्द अज जल्द दूर निकल जाऊं। जहाज में अब खौफनाक धमाके हो रहे थे और हर धमाके के साथ आग का एक गोला सा उठता और आसमान की जानिब परवाज कर जाता। यकीनी तौर पर कुर्बो जवार के लोग नहीं बच सकेंगे, मैंने सोचा, लेकिन मैं इनमें से किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। टीना अपनी दोस्त को बचा लेने की मुझे बेहद खुशी थी और मैं जहाज से दूर तर होता जा रहा था। मुझे यकीन था कि जहाज थोड़ी देर के बाद गर्क हो जाएगा और इसके गर्क होने से समंदर में जो भंवर पैदा होगा वो इंतहाई खौफनाक होगा। इसलिए मैं जल्द अज जल्द दूर निकल जाने का ख्वाहिशमंद था और थोड़ी देर के बाद मेरी अनथक जिद्दोजहद मुझे उस काम में कामयाबी दिलाने में कामयाब होगी। मैं जहाज से काफी दूर निकल आया था। जलता हुआ जहाज एक खौफनाक आग के मरगोले की मानित नजर आ रहा था और फिर शायद वो समंदर में बैठने लगा। यहाँ हम ऐसी गहराई में पहुंच गए जहां से वो मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आ सकता था। टीना सहमी हुई तख्ते पर बैठी थी और लहरें तख्ते को दूर से दूर तर लिए जा रही थी। गोया समंदर की खौफनाक जिंदगी का आगाज हो गया था और ये जिंदगी प्रोफेसर तुम खुद जानते हो मेरे लिए जरा भी खौफनाक नहीं थी। मुझे तो तख्ते की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि समंदर का पानी हमेशा से मेरा दोस्त, मेरा हमदम रहा है। लेकिन टीना इसी फानी दुनिया की एक इंसान थी और समंदर से बचने के लिए इसे तख्ते की जरूरत थी। टीना किसी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरे साथ चिमट गई थी। मुझे इस बच्ची पर बेपनाह प्यार आ रहा था और प्रोफेसर इस दुनिया की खुदगर्जी एक बार फिर टीना की शक्ल में मेरी निगाहों के सामने थी। फिर वो तख्ते के एक हिस्से पर लेट गई। जहाज निगाहों से बिल्कुल मातूम हो गया। टीना खामोश पड़ी आसमान को देखने लगी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और इनमें चमक नजर आ रही थी। उसके बावजूद वो काफी सहमी हुई थी। दफातन वो चौंक कर कुछ बोली और मैं उसकी जानिब देखने लगा। लेकिन अंकल, मम्मी और मेरे डैडी, उसने कहा और मैं रहम की निगाहों से उसे देखने लगा। तुम्हारी मम्मी और डैडी इस वक्त कहाँ गए थे जब तुम कैबिन में मौजूद थी? मुझे नहीं मालूम अंकल, मैं तो सो रही थी, उसने जवाब दिया और मेरे होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। टीना, जहाज में आग लग गई थी। मैंने तो पहले ही कहा था अंकल, लेकिन सिर्फ आपसे काश मैं ये सब कुछ ना देखती, वरना मम्मी और डैडी से भी ये बात कर देती। लेकिन अब क्या किया जाए? इस वक्त जब जहाज में आग लगी थी टीना, तो तुम्हारे मम्मी और डैडी ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने कहा। हाँ, मुझे ताज्जुब है, वो दोनों मुझे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। हाँ टीना, अब तुम्हें चाहिए कि इन्हें याद मत करो। नहीं करूंगी अंकल, वो बहुत बुरे थे। टीना ने मासूमियत से जवाब दिया और रो पड़ी। मुझे उस पर रहम आ गया। रोती हुई टीना को खामोश कराने के लिए मैंने बहुत सी बातें की, लेकिन वो सिसकियां लेती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में कनूद की रींग आई। एक मासूम जिम्मेदारी अनोखी है ये इंसानों की जमीन प्रोफेसर। मैंने जिस संग दिली से खुद को इस हादसे से बेताल्लुक रखा था वो इस दुनिया से नफरत का मजहर थी।
इतने सारे इंसानों के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी जिद्दोजहद करता तो बहरहाल इनमें से बहुत सौ की जान बचा सकता था। लेकिन ये बहुत से खुद मुख्तार थे, अपनी दुनिया के फिरौन थे और किसी को खातिर में नहीं लाते थे। फिर वो अपनी बेबसी क्यों नहीं दूर कर सके? लेकिन इंसान की ये उम्र, ये मासूमियत, इस उम्र में ये फिरौन नहीं होता। ये लड़की अब बहर तौर मेरी जिम्मेदारी थी और समंदर के एक मुहिब माहौल से निकलकर मुझे इसे किसी ऐसी जगह पहुंचाना था जहां इसके अपने लोग हों। अपने लोग सिर्फ एक तस्वुर है, इसके वालिदैन भी इसके अपने नहीं थे। अपनी जान बचाने निकल गए थे और उसकी मासूमियत भूल गए। जलकर राख हो जाती, रो धो लेते, खामोश हो जाते, भूल जाते खुद इन्होंने इसके लिए क्या किया। वो खुद शिकार हो गए। मैंने गर्दन झटके और आसमान की जानिब देखने लगा। बादल छाए हुए थे, इसलिए सितारों के साथ शब बसरी भी नहीं हो सकती थी। मैं तख्ते का जायजा लिया। समंदर पर इत्मीनान से तैर रहा था और पानी के खचकोलों से टीना का बदन भी हिल रहा था।